है ना। तो बॉटल की मदद से हम फ्रिक्शन समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है बच्चों। चल, तो पहले हम मतलब सारे कॉन्सेप्ट में जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं ना, है ना। जहां पे दिक्कत होगी वहां पे इलेबोरेट करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है ना। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। तो सिंपली ये तो हमें पता ही है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं फ्रिक्शन तब लगेगी, ये तो पता है ना। अगर ये दोनों सरफेसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं अगर कांटेक्ट में नहीं होंगे तो ये एक सरफेस दूसरे पे फ्रिक्शन लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा फ्रिक्शन। सिमिलरली हम इसके बॉटम सरफेस की और इस टेबल के टॉप सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जानना चाहते हैं तो हम मतलब फ्रिक्शन अगर लगनी है तो ये टच तो होनी ही चाहिए ना, कांटेक्ट में तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो लगेगी नहीं ना फ्रिक्शन। ये तो क्लियर हो गई ना पक्की बात, ठीक है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि फ्रिक्शन क्या होती है, एक कांटेक्ट फोर्स होती है। बिना दो सरफेस के कांटेक्ट में आए फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं सकती। ये क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज, फ्रिक्शन होता क्या है, जब एक सरफेस दूसरे के अगेंस्ट रगड़ खाता है। अगर हम अभी आम मतलब नॉर्मल सिंपलिसिटी रखते हुए अगर हम उसको समझे, है ना, ज्यादा सिंपल रखते हुए कि जिस शुरुआती तौर पे तो एक सरफेस जब दूसरे के रेस्पेक्ट में रगड़ खाता है तो फ्रिक्शन लगती है, तब फ्रिक्शन फोर्स लगती है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो होता है जब दूसरे के अगेंस्ट मूव करता है या रगड़ खाता है तब फ्रिक्शन लगती है। इतना हमें बेसिक आइडिया कम से कम है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि इससे हमें क्या क्लियर हो जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगेगी, जो ये सरफेसेस है कांटेक्ट में है इनके हमेशा कैसे लगेगी, पैरेलल। किसके पैरेलल? सरफेस के पैरेलल। जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके पैरेलल। जैसे ये रगड़ खा रहा है ऐसे, तो इस सरफेस पे पीछे की तरफ लगेगी, इस पे आगे की तरफ लगेगी, या जो भी डायरेक्शन होगी, लेकिन होगी तो सरफेस के पैरेलल। ये बात समझ में आती है ना। ये बॉटल है, आगे जा रही है चाहे पीछे जा रही है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन कैसे लगेगी? सरफेस के तो पैरेलल ही होगी, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होगी ये सरफेस के पैरेलल। ये क्लियर है सभी को? ठीक। तो इसीलिए फ्रिक्शन को हम पैरेलल कांटेक्ट फोर्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल होते हैं। अनलाइक नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस को प्रेस करता है तो उसके अगेंस्ट दूसरा सरफेस, यानी एक सरफेस जो दूसरे सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। उसके लिए भी कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर मैं इसको हवा में रखूंगा तो ये लगा देगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? नहीं लगा सकता ना, ठीक है। तो ये दोनों कांटेक्ट फोर्स हो गई, एक हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया, एक हो गई पैरेलल कांटेक्ट फोर्स जिसको हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन बोल। तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देते हैं, ये बॉटल मैंने इसके ऊपर रख दी, आपको मेरे को बताना है इसका जो बॉटम सरफेस है बॉटल का और इसका जो ऊपर का सरफेस है ना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रही है क्या? अभी लग रही है? हाँ, कहाँ लग रही है बताओ, कैसे लग रही है, क्यों लगेगी फ्रिक्शन? चलो ठीक है, मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रही है। भाई तुम्हें लग रहा है कि फ्रिक्शन लग रही है तो हम मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रही है। तो फिर बताओ किस डायरेक्शन में लग रही है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे रेस्ट में हो चाहे ना हो। तुम बताओ किधर जाना चाहती है, मैंने तो रख दी सिंपल, अब तुम बताओ कहाँ जाना चाहती है। मेरे को तो लग रहा है कहीं नहीं जाना चाहती है, अब तुम्हें लग रहा है कहीं जाना चाहती है तो बताओ कहाँ है। बारिश है, अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, तो चलो थोड़ा सा घूम आए हैं, बोलो ठीक है। उसकी कोई डायरेक्शन आप बता नहीं पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली वो है ही नहीं, तो कहां से बताओगे। दूसरी चीज, अगर चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि आपके लेफ्ट डायरेक्शन में जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। मेरे को बताओ, चलो इधर मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन मान ली, ये डायरेक्शन आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी लेफ्ट, ठीक है ना, आप लोगों का लेफ्ट। तो मेरे को बताओ इस पे कोई और फोर्स है ऐसे सरफेस के अलोंग, सरफेस के पैरेलल कोई और फोर्स है, ठीक है। तो तुमने बोला फ्रिक्शन है, मैंने बोल दिया है। तुमने बोला कि उसकी डायरेक्शन ये है, मैंने वो भी मान लिया डायरेक्शन, लेकिन अभी और कोई फोर्स तो लग नहीं रही ना। अब न्यूटन सेकंड लॉ रिकॉल करो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा,
फिजिकल टू एम ए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने निकाला था ना, मास तो कांस्टेंट है ना इसका, तो फिजिकल टू एम ए लगा सकते हैं। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए। इसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी है ना, मूव थोड़ी कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या रही? जीरो ही रहे ना, वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो रही है, और वो चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। अब तुम कह रहे फोर्स है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो या तो न्यूटन सेकंड लॉ भी गलत हो गया फिर, है ना। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब अगर आप इसमें बोल रहे हो कि फ्रिक्शन है, तो वो फॉलो नहीं कर पा रहा है न्यूटन सेकंड लॉ का ना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हमें समझ में आ रहा है क्यों इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगनी चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए ना। यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया अमन? ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात हमने करी थी कि एक सरफेस जब दूसरे के रेस्पेक्ट में रगड़ खाएगा तब फ्रिक्शन लगेगी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया था ना। इसको आप इस तरह से समझिए, क्या मैं इसको टच करूंगा और ये चलना शुरू कर देगा? क्या मैं इसको टच करूंगा और ये चलना शुरू कर देगा? नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनिमम फोर्स चाहिए होगी अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो ये मूव कर रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनिमम फोर्स हमें चाहिए, अदरवाइज नहीं मूव करेगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? दिव्यांग, अमन, क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक मिनिमम फोर्स के बिना ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो मिनिमम फोर्स अगर मैं अभी के लिए 10 न्यूटन मान लूं तो चलेगा, अगर अभी के लिए 10 न्यूटन मान लूं तो चलेगा। ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताइए, मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई, ये बॉटल चल रही है क्या? नहीं चल रही, बॉटल नहीं चल रही है, पक्का? क्यों नहीं चल रही है? मैंने तो 1 न्यूटन फोर्स लगाई है। मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह रहा, तो क्या होगा इसका मतलब? हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि नेट फोर्स अगर जीरो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो या तो रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा। और मैंने बोला था उल्टा भी ट्रू है, अगर रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही है तो नेट फोर्स भी क्या होनी चाहिए? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। अब मैंने इस पे एक फोर्स लगाई 1 न्यूटन और ये मूव नहीं कर रही बॉटल, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब 1 न्यूटन लेफ्ट में भी होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि तभी नेट फोर्स जीरो होगी और तभी ये स्टेशनरी रह सकती है। अब एक ही फोर्स है, अप्लाइड फोर्स तो एक ही है, दूसरी फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लग रही है नीचे की तरफ। ये बात समझ में आती है? और इसके लिए इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। आप एक ये हैंड है, इसके ऊपर रखा, हम मूव करना चाह रहे हैं लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है, तो हमें नहीं महसूस होगा कि फोर्स किधर लग रही है इस पे, या लग रही है कि नहीं लग रही है? तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही होगी ना, है ना। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इस चीज को समझ सकते हैं ना, इसीलिए ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये चला नहीं चला, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होगी। ऑब्वियसली किधर लग रही होगी? ये साइड, है ना, आगे की तरफ, आप लेफ्ट में। ये क्लियर हो गया आप? मैंने बढ़ा दिया, इसको 2 कर दिया, तो चलेगी ये बॉटल? नहीं चलेगी। 3 क्यों नहीं चलेगी? 3 पे भी क्यों नहीं चलेगी? हाँ, मिनिमम 10 है। क्यों है मिनिमम 10? क्योंकि मैंने 3 लगाया तो ये आगे नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है पीछे, और अब फ्रिक्शन भी 3 हो गई भाई, फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गई ना, बराबर होनी पड़ेगी ना, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, नेट कैंसिल आउट होकर जीरो होना पड़ेगा ना, तभी नेट फोर्स जीरो होगी। तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी ना। तो 4 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन। 5 न्यूटन लगाऊंगा तो 5 न्यूटन, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि सरफेस मूव करनी चाहिए तभी फ्रिक्शन लगेगी। ये बात समझ में आ रही है? ये सरफेस और इसके रेस्पेक्ट में ये सरफेस, ये दोनों क्या है? इसके रेस्पेक्ट में ये सरफेस क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका जो बॉटम सरफेस है वो कैसा है? स्टेशनरी है, रुका हुआ। और तब भी फ्रिक्शन लग रही है कि नहीं लग रही है? तब भी फ्रिक्शन लग रही है कि नहीं लग रही है? अरे मैंने जब फोर्स लगा रखी है, मतलब
इस सरफेस के ये जो नीचे वाला सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में इसका बॉटम सरफेस स्टेशनरी है ना, और मैंने फोर्स लगा रखी है तब भी बॉटल रुकी हुई है, मतलब है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है। तो फ्रिक्शन के लिए कोई जरूरी है क्या ये चलना पड़ेगा इसको, नहीं, यानी एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा स्टेशनरी है तब भी फ्रिक्शन लग सकती है, ठीक है। और ऐसे में उस फ्रिक्शन का नामकरण हम कर देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, जब एक सरफेस दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो तब जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम बोल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक बच्चों, क्लियर है सभी को यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। अभी लग रही है क्या फिलहाल, अभी फिलहाल नहीं लग रही, ये बात समझ में आती है। कब लगेगी फिर, ये कैसे पता चलेगा कि एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा स्टेशनरी है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगी। हाँ, when the object wants to move, has the tendency to move और impending motion is there, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, अभी बढ़ना चाहता है क्या, अभी तो जाए वहां रखा हुआ, हिलना नहीं चाहता वो अपनी जगह से। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर ये मूव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, चाह रहा है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेंडिंग मोशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरफेस स्टेशनरी हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगी। कब लगेगी, जब इम्पेंडिंग मोशन होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आती है। स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा पॉइंट इम्पेंडिंग मोशन होगा तभी लगेगा। क्लियर है ये सभी को। तीसरा पॉइंट अभी हमने जस्ट देखा, 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी थी, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स पे स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन पे 3 न्यूटन, ऐसा था कि नहीं था। फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट हो जा रही है कि नहीं हो जा रही, क्या कहते हो, अपने आप एडजस्ट हो रही है ना, जैसे जैसे हम फोर्स को चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप ही एडजस्टमेंट कर ले रही है वो, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। कैसे एडजस्ट हो रही है ये, खुद की वैल्यू को चेंज करके, खुद की वैल्यू को चेंज करके। इसका मतलब ये कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट चीज है ना, नेक्स्ट डायरेक्शन की हम बात करते हैं। फ्रिक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, फ्रिक्शन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, राइट। तो इसकी अपनी कुछ डायरेक्शन भी होगी बच्चों। क्या डायरेक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की हमेशा। अच्छा चलो, तो फिर ऐसी बात है तो बताओ जरा किधर लग रही है फ्रिक्शन फोर्स। ये तो घूम गई है, घुमाना नहीं है, बताओ किधर लग रही है फ्रिक्शन, जल्दी बताओ। दो फोर्स लग रही हैं, किसके अपोजिट बोलोगे, नहीं, बस डायग्राम में ड्रॉ कर दिया कि एक F1 F2 ऐसे फोर्स, ऐसे ड्रॉ करके दे दिया तुम लोगों को। यहाँ से F1 फोर्स लग रही है, यहाँ से F2 फोर्स लग रही है, बताओ जरा। लेकिन तुम तो बोल रहे हो फोर्स की डायरेक्शन देख के बता दो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तुमने तो अभी बोला कि ना अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन देख के फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता दोगे, हैं जोची हो तुम लोग। हाँ, सीधे सीधे भाई आप ये बोल रहे हो खुशी कि अगर ये फोर्स ज्यादा है और ये कम है तो ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इधर लग जाए, है ना। और मैं ज्यादा कम का झंझट ही छोड़ दूं, मैं ये बोलूं कि ये जिधर जाना चाह रहा है, मान एक अच्छा खुद सोच के देखो, अगर ये आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर है, अगर ये इधर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर है, पीछे। अगर ये इधर जाना चाह रहा है, वो तो खैर मैंने मूव भी करा दिया इसको, लेकिन अगर ये पीछे जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा तो फ्रिक्शन किधर होगी, ये बात समझ में आती है। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में मैं फोर्स को ना इन्वॉल्व करके अगर मैं सीधे ये बोल दूं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इज सच दैट इट अपोजेस इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन को अपोज करेगी, है ना, क्लियर है ये। डायरेक्शन इज
is such that it opposes impending motion. अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कहीं तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, कैमरे में तो फिर कुछ भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना? बाद में वीडियो में देख के समझ में आ जाएगा ना, ठीक है? ये क्लियर हो गया? हाँ ऑन है ना? बेकार ही मेहनत करवा रहे हो मेरे को, मैं मतलब बेकार तो नहीं, लेकिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी फिर मुझे। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है? एक काम कर लेते हैं ना, लगे हाथ एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका, नहीं ये हो गई अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे हमने ये बॉटल लिया, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई, जो फोर्स लगाई उसको अप्लाइड फोर्स बोल दिया। बदले में इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। आप मेरे को बताइए, जैसे जैसे स्मॉल एफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे जैसे फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी क्या? तो मेरे को बताओ, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं आएगा क्या? मेरे को बताओ, ये जिंदगी भर बढ़ता रहेगा क्या? ऐसे खींचते रहे आगे आगे, बोर्ड खत्म हो जाएगा, दीवार पे खींचते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। हाँ बेटा, इसके स्टेटिक रहने की एक लिमिट है ना, इसकी भी अपनी औकात है ना, ठीक है? ठीक है, जब तक औकात में रहेगा जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी, उससे ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, मूव करने लगेगा। अब जब ये मूव करने लगेगा तो स्टैटिक कहाँ रहेगी फ्रिक्शन? इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये सरफेस मूव नहीं कर गया क्या? तो अब भी स्टैटिक बोलोगे, उसको स्टेशनरी बोलोगे? तो हमने बोला 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये मूव करता है, 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये मूव करता है एग्जांपल में। तो 10 न्यूटन वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके लिए ये वाला सरफेस इस सरफेस के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। बोलो क्या कहते हो? अश्वान क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो यहां तक क्लियर हो। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की भी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अभी 0 से लेके यहां तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें एक और पॉइंट डालना चाहो तो डाल दो, एफ लिमिटिंग क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कैन बी ऑफर्ड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं, ठीक है? यानी इसकी कैलकुलेशन भी तो अभी हमें देखनी पड़ेगी ना। अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फ्रिक्शन क्या है, कब है, क्यों लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, वो सब कर लिया। लेकिन अभी ये कैसा डिस्कशन है, ये क्वालिटेटिव डिस्कशन है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्वांटिटेटिव डिस्कशन अभी बाकी है। हालांकि हमने अपने एग्जाम्पल में स्टडी कर लिया है उसको, थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन उसको फॉर्मूले की फॉर्म में अभी डालना जरूरी है, उसको अपने दिमाग में डालना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट करें। तो वो अभी हम बाद में करते हैं, क्वांटिटेटिव वाला पार्ट। ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जरा, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद, यानी जैसे हमने 10 न्यूटन माना था सपोज करो, उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा, पक्का? ठीक है, क्लियर है ये सभी को? आप लोगों ने कभी बाल्टी खिसकाई है पानी भरी हुई? खिसकाई है? क्या आपने कभी ये बात नोटिस करी है कि शुरुआत में दिक्कत ज्यादा होती है खिसकाने में, एक बार चलना शुरू हो जाता है तो कंपैरेटिवली इजीली चलता है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरुआत में तो खिसकाने के लिए क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन एक बार ये चलना शुरू हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई ना, तभी तो आसान हो गया इसको खिसकाना, या नहीं? ये क्लियर है? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आपको लगानी पड़ रही थी, मैक्सिमम एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा था, अब उससे थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको मोशन में रखने के लिए, चाहे भले से आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर लो। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अच्छा, हैवी ऑब्जेक्ट में ज्यादा महसूस होगा तुम्हें ये बॉटल की कंपैरिजन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया?
तो ये हो गई फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। और अब इसके जस्ट बाद, यानी जैसे ही अप्लाइड फोर्स इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगी, जैसे अप्लाइड फोर्स इससे थोड़ा सा बढ़ जाए, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जो अपोजिशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिप हो जाएगा उसमें थोड़ा सा डिप आएगा, है ना। वैसे तो कई बार हम बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे नहीं कर देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप अप्लाइड फोर्स इसके बाद जितनी मर्जी बढ़ाते हो, अब तुम 10 की जगह 15 कर दो, चाहे 20 कर दो, चाहे 50 न्यूटन कर दो, फ्रिक्शन जो है, अपोजिशन जो है वो कांस्टेंट है, या बढ़ता रहता है। तुम और फोर्स लगाओगे तो और अपोजिशन होगा, हिलेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, है, चाहे जो मर्जी कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हाँ, अगर हम उससे ज्यादा जाते हैं तो उसकी फ्रिक्शन जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब फिर कांस्टेंट फ्रिक्शन आपको, अपोजिशन आपको लगेगा, कांस्टेंट अपोजिशन आपको एक लगेगा, ठीक है। अब आप फोर्स जितनी मर्जी बढ़ा लो, यानी इसको चाहे ऐसे लेके जाओ चाहे ऐसे, भाई ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना तेल ले जाने के लिए, लेकिन अपोजिशन क्या रहेगा, सेम, थ्योरेटिकली, है ना। ये हमें, ये क्लियर है यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये बात समझ में आती है, पक्का, ठीक है दिव्यम, बड़ी क्लियर है, ठीक है। तो वो इससे हमारी दूसरी फ्रिक्शन निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूं समझाने में, कॉन्सेप्ट सारे बोल रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगी, जब एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करेगा, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं बोलना है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन, बताओ क्यों। क्योंकि अभी देखना और मेरे को बताना फ्रिक्शन लगेगी क्या, बताओ जरा। मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे लेके जाऊंगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगी, नहीं लगेगी ना। सिंपल बात है, दोनों सरफेस है, मैं दोनों को ऐसे लेके जा रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन लगेगी क्या। तो मोशन में तो है ऑब्जेक्ट लेकिन फ्रिक्शन लग नहीं रही। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मोशन में होना जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन में होना जरूरी है। मतलब ये ऐसे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट में ये वाला सरफेस मूव कर गया, इसके रेस्पेक्ट में ये चल गया, जैसे ये आगे जा रहा है और जाते जाते ये ऐसे फिसल गया आगे की तरफ, या फिर इसके आगे जाते जाते ये पीछे भी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये कब लगेगी, जब रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्लियर है ये। अच्छा, ये कांस्टेंट होती है, अभी हमने देखा इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, स्पीड को बढ़ाते रहो, कम करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये भी फोर्स है, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इज सच दैट इट अपोजेस द relative motion between the surfaces, motion between the two surfaces। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ना, तो ये हो गया इनका क्वालिटेटिव डिस्कशन दोनों का, कब लगेगी कब नहीं लगेगी, क्या डायरेक्शन होगी, है ना, कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, किस तरह से चेंज होगी। अब हमें फॉर्मूले निकालना है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कैलकुलेशन तो हम तभी करेंगे ना, ठीक है।
फॉर्मूला चाहिए। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी आपके हिसाब से? अब देखिए, ये बॉटल है ना, इसके वेट पे डिपेंड करेगी फ्रिक्शन या किसी और चीज पे डिपेंड करेगी? सरफेस पे डिपेंड करेगी। फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम बाद में प्रूव करते हैं। ये भी एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? वेट पे नहीं डिपेंड करेगी। भाई बॉटल में पानी कम कर लो तो फ्रिक्शन कम लगेगी, आसानी से खिसक जाएगी। नहीं, बॉटल में पानी बढ़ा दो तो वेट बढ़ जाएगा, तो दिक्कत आएगी हमें मूव करने में। तो फ्रिक्शन बढ़ गई तो वेट पे नहीं डिपेंड करेगी। क्यों? कौन सी फोर्स? जो फोर्स हमने लगाई है उस पे क्या डिपेंड करेगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं। काइनेटिक तो जैसे 10 न्यूटन थी, हमने मानी थी लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो 8 न्यूटन है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो 8 न्यूटन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आप चाहे उसके बाद 12 न्यूटन लगा लो, 15 न्यूटन लगा लो, 25 न्यूटन लगा लो, फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगी ना। तो अप्लाइड फोर्स पे कहाँ डिपेंड? हाँ, तो देखो अब इसमें ना सही सही जवाब है आपका। मैं पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को, एक बार देख लीजिए ना। ठीक है, अपेरेंटली आपको ऐसा लग सकता है कि वेट पे डिपेंड करेगी, और इस केस में वेट पे डिपेंड कर भी रही। ठीक है, कि पानी ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी, ज्यादा मूव करने में अपोजिशन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा। पानी कम होगा तो कम। ठीक है, मैं एक और केस लेता हूं। ठीक है, मैंने इस बॉटल को ऐसे प्रेस कर दिया, इसका वेट सेम है कि बदल गया? सेम है ना, वेट तो mg सेम है ना, मास बदल गया क्या? तो हमने इसको ऐसे प्रेस कर दिया जिसकी वजह से इसका वेट तो सेम है, लेकिन अब इसको अगर आप मूव करोगे तो सेम अपोजिशन होगा कि अपोजिशन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, जबकि वेट सेम रहा। जबकि वेट सेम रहा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? तो बच्चों, फ्रिक्शन जो होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको समझिए आप। जैसे ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसका मास m है। अगर हम देखें mg डाउनवर्ड्स है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये है ना आम जिंदगी, है ना, नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर इसका मास जो होगा बढ़ गया अगर, है ना, तो हमें पता ही है फ्रिक्शन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको देखिए कि अगर इसका मास बढ़ा, जैसे बॉटल का मास बढ़ा, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन नहीं बढ़ेगा? भाई वेट के इक्वली तो है नॉर्मल रिएक्शन। तो उस केस में, जिस केस में आप बोल रहे थे कि वेट पे डिपेंड करेगा, कि हमने इसमें बॉटल को पहले कम भरा है, आधा भर दिया, पूरा भर दिया, तो वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है और सही बात है ये। लेकिन इसको अगर मैं ये भी बोल देता कि नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ रहा है, भाई वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है, इस केस में बढ़ रहा है ना, वेट बढ़ रहा है, तो इस केस में, इस केस की हम बात करें, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़। तो हम ये भी तो बोल सकते थे कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बढ़ रही है। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? भाई वेट की वजह से बढ़ रही है फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बढ़ रही है फ्रिक्शन? दोनों बातें सेम, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, NB और mg। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये क्लियर हो गई। तो जो सिचुएशन में हमें लग रहा था कि वेट की वजह से बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में भी हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन उस सिचुएशन में सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन जब मैंने इसको प्रेस किया, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी 10 न्यूटन की, तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम में ना, मूव थोड़ी कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो मेरे को बताओ 10 और mg मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे?
नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे। चलो मैं इसको अलग, ये हमारा पहला केस था, है ना, हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। अब ये डायग्राम चेंज हो गया, ठीक है ना, गड़बड़ मत कर देना। n इज इक्वल टू एम जी प्लस 10 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अब ये mg पे डिपेंड करेगी फ्रिक्शन या फिर mg प्लस 10 पे डिपेंड करेगी? क्योंकि अब जब आपने फोर्स बढ़ा दी उसी की वजह से तो दिक्कत आ रही है ना, तो वो वेट थोड़ी बता पाएगा उस चीज को, ऑब्जेक्ट का वेट थोड़ी उस चीज को बता पाएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? तो वेट प्लस जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगी है वो मिला करके नॉर्मल रिएक्शन बनाएगी और वो बताएगी कि कितना ज्यादा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वेट पे तो कुछ केसेस में डिपेंड कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पे हर केस में डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? भाई आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। जब हमें लग रहा है कि वेट पे डिपेंड करती है तब भी नॉर्मल रिएक्शन बोला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन उसको भी कवर कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन सारे केसेस को कवर कर सकता है, लेकिन वेट कुछ ही केसेस को कवर कर सकता है। तो हम तो नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे ना, फिर पसंद तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन लिखना पसंद करेंगे ना। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताना। खुशबू क्लियर है आपको? पीछे अश्वान इधर क्लियर है सभी को? अमन ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे म्यू के। इसको हम क्या पढ़ते हैं? म्यू। ये सिंबल क्या है? म्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? ये रफनेस को रिप्रेजेंट करता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वेट पे ही डिपेंड करेगी फ्रिक्शन कितनी लगेगी, है ना। अगर ये सरफेस और ज्यादा स्मूथ होगा तो ये इजीली मूव कर जाएगा, और रफ होगा तो और दिक्कत से मूव करेगा। तो सरफेस की जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है उनके रफनेस लेवल पे भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो आप मान करके चल सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जनरली इसकी वैल्यू पॉइंट में होती है, डेसिमल में हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? और इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ये भी वैल्यू फिक्स होगी, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, ये कांस्टेंट होती है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी हो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फिक्स हो गया फॉर्मूला इसका, और इससे आपका आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ है ना। ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है जैसे गिरगिट रंग बदलती है, ये अपनी वैल्यू बदल रही है। तो इसका कैसे कैसे बताएं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका तो फॉर्मूला होता है फिक्स, है ना। ये कैसे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है, मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, इसी के आगे लिख रहा हूं, सेम इसी से आप निकाल सकते हैं इसको, म्यू एस एन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी बिल्कुल सेम फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम। म्यू एस एन, बस ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आमतौर पे म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है। बट जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि म्यू की सेम वैल्यू दे, है ना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि डिप नहीं करी वैल्यू, यहां पे आने के बाद कांस्टेंट रहेगा। अगर वो दोनों वैल्यू सेम ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिप नहीं करी वैल्यू कांस्टेंट है ना। भाई ये दोनों अगर वैल्यू सेम हो गई मान लो, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, म्यू के की भी और एफ एस की भी, सॉरी एफ के भी और एफ एस की, तो वही सेम लाइन वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी ना। क्लियर है ये? तो ग्राफ पे उसका जो क्या इम्प्लीकेशन होगा वो ये होगा। यहां तक क्लियर होगा? बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? तो आज वाली क्लास भी फ्रिक्शन की बेट चढ़ जाएगी हमारे यहाँ। क्लियर है ना लेकिन आपको? ठीक, अब इसके बाद क्या करना है बताइए।
अब इसके बाद हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज की बात करनी है कि ये वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये वाली कैसे पता चलेगी, ये वाली कैसे पता चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत में बच्चों के ऊपर इंप्रेशन ये होता है कि सर 1 न्यूटन था तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन थी, 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन। तो जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी फ्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो जरा, इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से सुनना। हाँ सर, हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और जो अप्लाइड फोर्स है अगर वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी। बोलो हाँ यार, बोलो भाई। शुरुआती तौर पे हम ये बोल सकते हैं ना कि हमने क्या करा, मैंने बता दिया था ना शुरू में आपको कि 10 न्यूटन पे चलेगा ये, तो वो कहां से होगा, वो तो मैंने बताया ना। नहीं बताता तो तुम्हें पता था कितने पे चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो क्या हुआ, वो कह रहा है कि सबसे पहले जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन हमें निकालनी होगी, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखी है, हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखी है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। और हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखी है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब वो रुका हुआ होगा और जितनी फोर्स हमने लगा रखी है उतनी ही फ्रिक्शन लग रही होगी। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना। क्यों अशफान, सॉरी कीर्ति, क्लियर है? इधर खुशी, ये क्लियर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बाउंड्री की बात करते हैं, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, अगर आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उससे कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, और जितनी आपने फोर्स अप्लाई कर रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। यानी बात समझ में आती है। और जितनी आपने निकाली स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रखी है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा और फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा फिर आपको। बताओ क्या? जो केस अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, मान लो दो फोर्स ऐसे लग रही हैं, तो अब क्या करोगे?